बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। यकीनी तौर पे आज के व्लॉग में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो खबरें शामिल होंगी, मगर एक जो गो नवाज गो का नारा है, मुमकिन है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर वो भी हमें सुनने को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से तो बातचीत बहुत सारी जगहों पर हो रही है, मगर इस वक्त मैं चूंकि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, और इस्लामाबाद के जितने भी सियासी हलके हैं या इस्लामाबाद के जो चौक चौराहे हैं, वहां तक ये बात फैला दी गई है कि मुमकिन है कि कोई भी कौमी हुकूमत अपने वजूद में आएगी। ये कौमी हुकूमत किस तरह से बनेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा फलस्तीन की हिमायत पे दुनिया भर में हमने देखा कि प्लेयर्स हैं, चाहे वो स्विमिंग के अंदर मौजूद स्विमर्स हों, चाहे वो टेनिस प्लेयर्स हों, तमाम लोग अपनी यकजहती कर रहे हैं फलस्तीन के साथ। मगर पाकिस्तान के अंदर इसका बड़ा उल्टा सिस्टम है। गो के हमारे निगरान वजीर खारजा ने बहुत बड़ा दावा किया है जंगबंदी के हवाले से, वो भी आज के व्लॉग में आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात है, जो सूरत हाल है, आप लोगों ने 4 सद्दा की कन्वेंशन देखे होंगे, आपने इसके अलावा पिशावर के कन्वेंशन देखे होंगे, आपने दीरवाला कन्वेंशन देखा होगा, आपने कर के अंदर जो सूरत हाल थी वो देखी होगी। लोग खचा खच आ रहे हैं। मतलब आप ये कन्वेंशन इस तरह के कन्वेंशन है कि तारीख में इनकी मिसाल नहीं मिलती। मैं उसकी आपके सामने एक वजह रखती हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब भी वर्कर कन्वेंशन हुआ है, चले मैं आपके सामने एक और पिक्चर रखती हूँ, एक ही दिन और एक ही पाकिस्तान, एक ही सियासी एक्टिविटी, 3 मुख्तलिफ जमातें। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन है, एक तरफ मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन है, और एक तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना एक जलसा जलसी वर्कर कन्वेंशन वट जो भी है वो भी उन्होंने एक छोटे से प्लॉट के ऊपर मुनक्किद किया था। वर्कर कन्वेंशन का अमूमी तौर पे यही एक रिवाज रहा है, किसी हॉल में लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है, किसी छोटी जगह पे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे वो शादरा की जलसी मरियम बीबी ने की थी, वो भी जलसा था, बाद में वो जलसी में तब्दील हुई और फिर कह दिया गया कि वो सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन था। उसके बाद हमने देखा कि ठोकर के ऊपर एक कन्वेंशन के बाद वो सारा तितर बितर हो गया मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर कन्वेंशन था, लोग घरों की छतों के ऊपर मौजूद थे। मतलब आप जैसे आप अपने पसंदीदा लीडर को वेलकम करने के लिए आते हैं, ये जिस तरह से बहुत बड़े बड़े जलसे मुनक्किद हो रहे होते हैं, तो लोगों को जब पंडाल के अंदर जगह नहीं मिलती तो वो घरों की छतों के ऊपर, खंभों के ऊपर चढ़ जाते हैं, दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो वर्कर कन्वेंशन हुआ, लोग छतों के ऊपर थे, दरख्तों के ऊपर थे, खंभों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे। जिसको कोई जगह नहीं मिल रहा था, कोई किसी के कंधे पर चढ़ा हुआ था, वहां इमरान खान नहीं था, वहां शेर अफजल मरवत भी नहीं था। बस वो पीटीआई का जुनून था जो बोल रहा था। और खैबर पख्तूनख्वा के दरो दीवार इस वक्त हिल चुके हैं, क्योंकि दरो दीवार के अंदर से भी इमरान खान, अगला वजीर आजम इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, पीटीआई, आईआई, तब्दीली, आईआई, इस किस्म के जो नारे हैं वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। अवाम का समंदर है कि जहां तक आपकी नजर जाती है सिर्फ आपको लोगों के सर नजर आते हैं। इतनी बड़ी तादाद में वर्कर कन्वेंशन के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं। गो के अब बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम जलसे भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, और बाकी पंजाब की सूरत हाल पर भी मैं आऊंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त कुछ रोज पहले तक या कुछ हफ्ते पहले तक जो हमें खैबर पख्तूनख्वा से आवाजें आ रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठंड बहुत पड़ेगी, बर्फबारी होगी, किस तरह से इलेक्शन कंपेल के लिए निकला जाएगा, तो असल में वो खौफ ये था जो इस वक्त सड़कों पर निकल आया है। एक जो दीरबाला के अंदर सूरत हाल हुई, हमने देखा कि पुलिस ने पथराव किया, शेलिंग की, वहां पर लोग भी जख्मी हुए, पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तो वो पुलिस ने एक ट्रेलर दिखाया था कि अब आपने अगर ये कोशिश की तो आपके खिलाफ इससे भी बुरा सलूक होगा। मगर लोगों ने पुलिस का जो ट्रेलर देखा, लोगों ने कर्क के अंदर अपनी पूरी फिल्म उनको दिखा दी कि हम इतनी ही बड़ी तादाद में निकलेंगे और हमें रुकना जो है, समंदर के आगे बंद नहीं आप बांध सकते। वो नहर होती है, वो छोटी पुलियां होती हैं जिनके आगे आप बंद बांध देते हो। समंदर के आगे बंद बांधना इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से पुलिस इंतजामिया केपीके की समझती है कि वो कर सकती है। तो खैबर पख्तूनख्वा अपना फैसला सुना चुका है कि हमारी जो रजामंदी है वो इमरान खान साहब है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जी पंजाब के हवाले से, पंजाब में अब हम्माद साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बस बहुत हो गया, अब पंजाब में हमने निकलना है।
उन्होंने कहा कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। और इस एक आयत के साथ ही उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि पंजाब का जो इलेक्शन का और जलसों का स्केड्यूल होगा, हमारा पूरा शेड्यूल होगा, वो हम जल्दी आपको दे रहे हैं। जो पंजाब का वर्कर और कारकुन है वो तैयार है। मियाँ साहब के लंदन जाने के हवाले से खबरें बस यूं ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मियाँ साहब को नजर आ रहा है, और मियाँ साहब अपने आप को बतौर प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के अंदर बजरिया इलेक्शन लाने की कोशिश करना चाह रहे थे। मगर पाकिस्तान की एक तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है लंदन में बैठ के देखी जाने वाली तस्वीर से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अवाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ को चाहते हैं। बाकायदा एक सर्वे भी हुआ कि लोगों की जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, खान साहब की मकबूलियत उससे कहीं ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त इमरान खान साहब का रास्ता रोकना बड़ा मुश्किल है, बल्कि मैं कहूंगी नामुमकिन है। यही वो वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर एक खबर गर्दिश कर रही है, और मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी तस्दीक होनी चाहिए या की जानी चाहिए, मगर बहुत दफा ऐसा होता है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए एक फिलर छोड़ दिया जाता है, और फिर वो मुख्तलिफ जगहों पर गर्दिश करता हुआ अवाम के जहनों, कानों और आंखों के सामने लाया जाता है बजरिया खबरों की। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया कि इमरान खान को रोकना नामुमकिन है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अब इमरान खान या पीटीआई को इलेक्शन से कैसे दूर रखा जा सकता है, इसमें अभी सोच विचार हो रही है। मगर एक फिलर छोड़ दिया गया, और वो फिलर ये है कि मुमकिन है कि 8 फरवरी का इलेक्शन ना हो। ये तो हम सब जानते थे कि बड़ा मुश्किल है इलेक्शन इमरान खान के बगैर होना, मगर जो एक फिलर है वो ये है कि कौमी हुकूमत वजूद में आएगी, जिसमें मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जमातों को शामिल किया जाएगा, हिस्सा बकदरे जुस्सा तकसीम होगा सबके अंदर, मगर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं होगी। ये हुकूमत तब तक बाकी रहेगी जब तक के मसले संभल नहीं जाते, जब तक के पीटीआई का कोई धड़न तख्ता मजीद नहीं हो रहा था, जब तक कि पीटीआई को खत्म नहीं कर दिया जाता, जब तक कि पीटीआई की स्पेस पूरी करने के लिए कोई और जमात सामने नहीं आ जाती, तब तक ये कौमी हुकूमत काम करती रहेगी, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस जो है वो इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जाएगा। सवाल ये है कि सोचने वाले या फिलर छोड़ने वाले ये सब काम कर रहे हैं। जो अवाम है करोड़ों की तादाद में, लाखों तो अभी सड़कों पर निकल आए हैं, जो करोड़ों लोग हैं उनका हक किस तरह से मारा जा सकता है, वो भी ऐसी सूरत में जब आपके पास अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए टका नहीं है, और आप आईएमएफ से भीख मांग रहे, जिसने पहले ही आपकी जो इमदाद है वो पहली किस्त जो दी थी उससे दूसरी किस्त जो है वो कम करके आपको दी। तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि कौमी हुकूमत की तरफ जाया जा सके? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो लोग लाखों की तादाद में निकल रहे हैं और पंजाब में भी जलसे करने जा रहे हैं, तो लोगों को किस तरह से बताया जाएगा, या लोगों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा कि वो ये भूल जाएं कि इमरान खान या पीटीआई को शामिल नहीं होने दिया गया और एक कौमी हुकूमत तश्कील में आ गई है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कौमी हुकूमत की जो खबरें हैं वो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी दी हैं, इरशाद भट्टी ने इसके ऊपर तबसरा किया है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब एक खबर छोड़ दी जाती है तो बहुत सारे कान खड़े हो जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि अगर ये होने जा रहा है तो ये इलेक्शन जो है ये ढकोसलेबाजी किस लिए हो रही है, आवाम को पागल किस लिए किया जा रहा है। मैं अभी 6 साल पहले मैं इस पर मजीद तबसरा नहीं करूंगी, 6 साल पहले आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया था सुहेल बड़ाई साहब को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गो नवाज गो का नारा हर उस लम्हे में लगेगा जब जब हम समझेंगे कि अब ये मुनासिब वक्त है। तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब वक्त अब आ चुका है। दूसरी बात ये कि आसिफ अली जरदारी समझते हैं कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब मुश्किल में नहीं आते वो कभी भी राब्ते में नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी राब्ता करेंगे, क्योंकि वो अकेले या दीगर इलेक्टेबल को मिलाकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुंजाइश अभी भी बाकी है, और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो से राब्ता करेंगे। अब आ जाते हैं फलस्तीन के सिख इशू के ऊपर, जो कि बड़ा ही गंभीर है, मैं कहूंगी बड़ा शर्मनाक भी है। आजम खान थे, वो T20 मैच खेल रहे थे, और उनका जो बल्ला था उस बल्ले के ऊपर फलस्तीन का एक परचम लगा था, क्योंकि उन्होंने सियासी बयान एक मैच के अंदर पोर्ट्रे करने की कोशिश की। तो उनको शर्मनाक हद तक मैं बताऊंगी आपको कि 50% जुर्माना उनके ऊपर मैच फीस का डाल दिया गया। चलो जी, आजम खान ने जो किया सो किया। दुनिया के प्लेयर्स, दुनिया के स्विमर्स, दुनिया के नामवर चेहरे, दुनिया के नामवर लोग, दुनिया की नामवर शख्सियात फलस्तीन के लिए बोल रही हैं, और वो धड़ल्ले से बोल रही हैं, और दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है कि वाओ वाओ आप कर रहे हो। मगर हमारा अगर क्रिकेटर ये काम करता है तो फिर
پتہ نہیں کون سے خطرات ہیں جو منڈلانے لگتے ہیں، تو اعظم خان کو میچ فیس جو ہے جو 50% جرمانہ کر دیا گیا۔ دوسری طرف ہمارے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کے دباؤ کے اوپر اسرائیل جنگ بندی پر مجبور ہوا۔ نہ ہمیں پتا کہ پاکستان میں کوئی ایسی بڑی آواز اٹھ رہی ہے، باعث شرم ہے یہ، نہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے کوئی ڈیلیگیشن کیا ہے، نہ ہمیں پتا ہے کہ اگر کوئی ڈیلیگیشن گیا ہے تو کون لوگ اس میں شامل ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جنگ بندی کے لیے۔ صرف ہوا کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آنے والا ایک وزیر خارجہ اگر یہ بیان دے دے گا تو یہ اپنے تئیں شرمناک بھی ہے اور جگ ہسائی کا بھی موقع دے گا دنیا کو کہ ہم بیٹھ کے صرف پھڑے مار سکتے ہیں، ہم بڑی لمبی لمبی چھوڑ سکتے ہیں جن کو صرف لپیٹا جا سکتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے نا واو واو نہیں کہا جا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈکوسلا بند ہونا چاہیے، یا تو آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ اگر ایک شخص اپنا میچ کے دوران بلے کے اوپر پرچم لگا رہا ہے فلسطین کا، ایک اس کا سٹیکر لگا رہا ہے، تو آپ اس سے بھی زیادہ خوفزدہ ہیں۔ وہاں پر انڈیا کے اندر چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوہلی کے ساتھ جس آدمی نے کھڑے ہو کے فلسطین کے ساتھ سولیڈارٹی کا اظہار کیا، یکجہتی کا اظہار کیا، اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہو چھوڑ دیجئے اس کو۔ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، اور ہمارے لیے شرمناک یہ ہے کہ ہمارا اگر پلیئر یہ کام کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر 50% میچ فیس جو ہے اس کی ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں، جرمانہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اور ذرا ہوش کے ناخن لو، اگر یہی سب کام کرنا ہے تو یہ جو ڈکوسلا نگران وزیر خارجہ صاحب نے کیا ہے نا، تو اس کو ہیڈ لائن سے ہٹا دینا چاہیے۔ اگر یہ ہیڈ لائن پہ رکھنا ہے تو پھر اعظم خان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ میچ کھیلتے ہوئے، ایٹ لیسٹ وہ پاکستان کے میچز ہو رہے ہیں نا، میچ کھیلتے ہوئے اپنے بلے کے اوپر جو ہے وہ فلسطین کا پرچم لگا سکے۔ ویلاگ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کامنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔